Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि हाल ही में आपके एग्ज़ाम्स है, जैसे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं, अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और यकीन मानिए, एक बार आप इसे देखेंगे तो आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। इस सीरीज़ में हम कई सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ आप देख भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो देखने में तो बहुत सीधे लगते हैं, बट जब एग्ज़ाम में उनके साथ डील करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। सो बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे आधुनिक जो हिस्ट्री है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो सकें। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से, ये है सूरत विभाजन के बारे में। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और जब ईयर आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे सूरत विभाजन कब हुआ था। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हमने मेंशन किया है 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। इससे संबंधित 2-3 और पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। जब सूरत विभाजन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, इस विभाजन में क्या हुआ था, तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 भागों में बढ़ गई थी। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसकी साल बाई साल बैठक होती है, ईयर दर ईयर बैठक होती है, हर साल इसकी मीटिंग होती है। तो 1907 में जो इसकी मीटिंग थी, ऑब्वियसली कहाँ पे हुई थी, सूरत में मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसका नाम सूरत विभाजन दिया गया है। और इस मीटिंग में क्या हुआ था, इस मीटिंग में जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 भागों में बढ़ गई थी। कौन कौन से 2 भाग बढ़ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, या बोल सकते हैं जिसको हम गरम दल और नरम दल, या गरमपंथी और नरमपंथी। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या जिन्हें लाल बाल पाल बोला जाता है, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है ना। और दूसरे जो नेता थे वो नरम दल के नेता हुआ करते थे। तो ये विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 भागों में बट गई थी, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। साथ ही पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके चेयरमैन थे रास बिहारी बोस, है ना। ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1907 का जो सूरत विभाजन हुआ था इसके चेयरमैन कौन थे, तो याद रखेंगे रास बिहारी बोस इसके चेयरमैन थे। कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, और उसकी हर साल बैठक होती थी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में कई बार इसे डायरेक्ट मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सो आपको याद रखना है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो फेमस मुस्लिम लीडर्स थे उनमें 2 नाम आपको याद रखना है। एक थे आगा खां और दूसरे थे नवाब सलीमुल्लाह, है ना। आगा खां का नाम आप याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह का नाम याद रखना है, और ईयर याद रखना है किस वर्ष हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है। और इसी मुस्लिम लीग ने बाद में क्या किया था, पाकिस्तान की डिमांड रखी थी कि भारत से हमें क्या बनाना है, एक अलग देश बनाना है पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, तो याद रखोगे 1906। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपको बताना है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखना है 1914 में, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ही इंडिया में क्या हुआ था, जो हमारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक स्पेशली, इनके द्वारा होम रूल लीग की
होम रूल लीग आंदोलन जो है इसे शुरू कर दिया गया था, है ना। सो आप याद रखेंगे 1914 में शुरू हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसके इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे। इसी तरह अभिनव भारत नामक जो एक संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? सो याद रखोगे वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि वीडी सावरकर के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रावी नदी के किनारे, यहाँ पे आपको याद रखना है रावी नदी, किस वर्ष रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो पहली बार आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और कहा गया था कि इस दिन को या इस डेट को 26 जनवरी को अब हर साल हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 से हर साल हम इसे हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को क्या किया जाता था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था और ये निर्णय लिया गया था आपके कांग्रेस के किस सेशन में? तो लाहौर सेशन में, जो कि 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में, है ना। और 31 दिसंबर 1929 को ही यह जजमेंट हुआ था कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और इस दिन से क्या किया जाएगा, एज अ स्वतंत्रता दिवस हर साल इस दिन को मनाया जाएगा, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस अधिवेशन के, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसके चेयरमैन थे, है ना। सो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बटलर कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। सो ईयर डायरेक्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1927 में बटलर कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अभी आपके जो दिल्ली पुलिस एग्जाम है उनकी सीरीज में भी पूछा गया है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन से रिलेटेड हम यहाँ पे सारी डिटेल्स शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नीचे भी हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो साइमन कमीशन से रिलेटेड ही मेंशन किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये बना कब था। ऑब्वियसली ब्रिटेन से इंडिया आया था, जिसमें कि कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रिटेन से इंडिया आया था, कितने सदस्य थे इसमें, कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे और 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, कोई भी भारतीय मेंबर इसमें नहीं था, ठीक है ना। तो ये बना कब था जब ब्रिटेन में? तो ये ब्रिटेन में बना था 1927 में, है ना। ये ब्रिटेन में बना था 1927 में और भारत आया था 1928 में, ठीक है ना। और हमने क्या आपको बताया कि 7 मेंबर इसमें थे और 7 मेंबर इसमें कौन थे? ब्रिटिश ही हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो कमीशन इंडिया आया हुआ था, जब ये इंडिया आता है तो इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि इस कमीशन का जो काम था वो ये देखना था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था, आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 लाया गया था उसके जो प्रावधान थे उससे देश में क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जांच करना था। किसका काम? साइमन कमीशन का काम, ठीक है ना। अब जब ये जांच करना है और इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं है तो क्या कमी इस भारत सरकार अधिनियम 1919 में है, ये कैसे पता चलेगी इसके बारे में? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे सारे मेंबर, तो वो तो इसको सही ही बताते कि बोलिए कमीशन जो है, इस कमीशन के अकॉर्डिंग बोले ये जो अधिनियम है वो सही है। तो इसके कारण, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारतीयों के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में याद रखना है। 1927 में बना था, कहाँ पे बना था? ब्रिटेन में बना था। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। भारत कब आया था? 1928 में आया था, जिसमें भारत में यहाँ पे क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया था, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में और हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि साइमन कमीशन के विरुद्ध अभियान में किस नेता की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी? आपने सुना होगा कि लाठी चार्ज हुआ था जब साइमन कमीशन आया था इंडिया,
तो हमने बताया आपको कि उसका विरोध हुआ था। तो इसका विरोध कर रही जो अलग अलग कई सारे ग्रुप्स थे, उसमें एक ग्रुप की लीडरशिप कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। और जब लाला लाजपत राय वाला ग्रुप इस साइमन कमीशन का विरोध करते हैं तो वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज थे, आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, जो पुलिस इंचार्ज थे सॉन्डर्स जिनका नाम था, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और इस लाठी चार्ज में क्या होता है, हमारे जो लाला लाजपत राय थे, है ना, गरम दल पार्टी के एक प्रमुख नेता, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध अभियान में किस नेता की लाठी चार्ज में मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय की। इसके साथ साथ एक और नाम आता है जो ज़्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, गोविंद बल्लभ पंत, इनकी भी मृत्यु हुई थी इसी तरह लाठी चार्ज में, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो समझ लेते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था और ये क्या था। तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। डेट याद रखोगे आप लोग, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब ये था क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चौरी चौरा जो जगह है ऑब्वियसली यूपी के गोरखपुर में आती है ना, याद रखेंगे यूपी के गोरखपुर में ये जगह आती है। और यहाँ पे कुछ भारतीय जो थे वो इस समय पे जो आंदोलन चल रहा था, हमने अभी आपको बताया था असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, इस आंदोलन के अंतर्गत मार्केट में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे आके फायरिंग करते हैं। मतलब ये असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे ये बंद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इसमें वो फायरिंग भी करते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जो जनता होती है वो भड़क जाती है और ये जो फायरिंग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं वो घबरा जाते हैं। घबराहट में ये अपना जो थाना होता है वहाँ पे जाके छिप जाते हैं और जो भड़की हुई जनता होती है वो क्या करती है, यहाँ पे फायर कर देती है। यहाँ पे कहा जाता है कि आग लगा देती है, जिसमें लगभग ये माना जाता है कि 22 से 23 पुलिस ऑफिसर की उसी थाने में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 3 सिविलियंस जो थे उनकी भी मृत्यु हुई थी, है ना, 3 नागरिकों की भी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो ये सारा इंसिडेंट था क्या, चौरा चौरी कांड। आपको सिंपल याद रखना है 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसमें जो भड़की हुई जनता थी उसने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कितने पुलिस ऑफिसर ब्रिटिशर्स के, लगभग ये माना जाता है कि 22 से 23 पुलिस ऑफिसर्स की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी घटना के बाद, इसी चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने जो उनके द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन था, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, तो जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सो आपको याद रखना है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है ना। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में। तो वही मुस्लिम लीग क्या करती थी, जैसे कांग्रेस पार्टी की सालाना बैठक होती थी उसी तरह मुस्लिम लीग की भी सालाना बैठक होती थी। तो मुस्लिम लीग ने 1919 ईस्वी में क्या किया था, इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा 1919 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में हुई थी। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला बड़ा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1920 में की गई थी, है ना। गांधी जी के द्वारा 1920 में की गई थी और गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला बड़ा आंदोलन था जो कि पूरे देश के लेवल पे हुआ था। तो इस आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन से हुई थी, याद रखेंगे नागपुर अधिवेशन से इसकी शुरुआत हुई थी,
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि असहयोग आंदोलन जो था उसे किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। सो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ऑब्वियसली भी हमने डिस्कस किया, जो कि 1922 में हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट, किसके निवेदन पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, मतलब किसके निवेदन पर गांधी जी जो थे वो चंपारण गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण में वो किया था। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हमने मेंशन किया है राजकुमार शुक्ला जो थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी से निवेदन किया गया था और इन्हीं के निवेदन में गांधी जी कहाँ गए थे, इन्हीं के निवेदन में गांधी जी चंपारण गए थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ शॉर्ट में ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि चंपारण जो जगह है वो कहाँ पे आती है, आज के समय में बिहार में आती है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह वाला जो आंदोलन था या चंपारण जो सत्याग्रह था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उनके द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। अभी हमने डिस्कस किया था गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था, तो ये पहला बड़ा आंदोलन था जो कि पूरे देश के लेवल पे चलाया गया था। बट यदि किसी स्टेट में या किसी एक रीजन की बात की जाए, सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, तो ये 1917 में किया था और इसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह वहां पे क्यों हुआ था, बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बट बिहार में क्यों हुआ था या चंपारण में क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा क्या करवाई जाती थी, नील की खेती करवाई जाती थी। किनसे, जो चंपारण के किसान हुआ करते थे उनसे। और यहाँ पे नील की खेती के लिए क्या चलता था, 3 काठिया सिस्टम चलता था। याद रखेंगे, 3 कठिया सिस्टम चलता था, जिसमें क्या होता था, टोटल ज़मीन के 3/20 एरिए पे इन्हें नील की खेती करनी होती थी। 3/20 एरिए पे इन्हें नील की खेती करनी होती थी। ठीक है ना, तो इसके विरोध में क्या हुआ था, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाया था, जिसमें क्या हुआ था, किसानों का इन्होंने साथ दिया था और इस नील की खेती वाला जो सिस्टम था उसको यहाँ पे बंद करवाया गया था। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, किसके आग्रह पे, राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे। डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। 3 सत्याग्रह आपको यहाँ पे याद रखना है। शुरू में किया गया था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह और उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, है ना, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए शुरुआत के 3 सत्याग्रह थे। यहाँ पे CAK या केक भी आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए शुरुआती आंदोलन थे, शुरुआती सत्याग्रह थे। तो यहाँ पे हमने पूछा है तीसरे वाले के बारे में कि खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो गांधी जी के द्वारा 1918 में इस खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ऑब्वियसली जो किस स्टेट में आता है, जो आता है आपके गुजरात में। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ था, खेड़ा नामक जगह जो थी गुजरात में, वहाँ पे सत्याग्रह था किसानों के लिए। ये सत्याग्रह भी किसके लिए था, किसानों के लिए। इसमें क्या हुआ था कि इस साल मौसम खराब होने के कारण फसल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे लगान जो वसूली की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको माफ़ करवाने के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है ना, लगान माफ़ी के लिए। और यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भी किसका साथ दिया था, महात्मा गांधी का साथ दिया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा सत्याग्रह था। इसमें गांधी जी का किसने साथ दिया था, सरदार पटेल ने इसमें गांधी जी का साथ दिया था। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, क्या उद्देश्य था इसका, तो लगान माफ़ी करवाना इसका उद्देश्य था। क्यों लगान माफ़ी करवाना चाहते थे, क्योंकि इस समय पे मौसम खराब हो गई थी, जिसके
जिसके कारण प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हुआ था, फसलों का उत्पादन बहुत कम हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित याद रखना है। ठीक है, तो गांधी जी का हमने खेड़ा सत्याग्रह भी डिस्कस कर लिया और इसके साथ साथ हमने चंपारण सत्याग्रह भी स्टार्ट कर लिया, जिसमें नील की खेती के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में, और ये कब हुआ था, 1918 में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस वर्ष भारत की राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। पहले कलकत्ता या कोलकाता कैपिटल हुआ करती थी भारत की, आप लोगों को भी पता है। तो कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र किया गया था भारत की राजधानी को? तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन हुआ करते थे? तो इस समय जो भारत के वायसराय थे वो हुआ करते थे आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 1911 में कौन हुआ करते थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी की बात कर लेते हैं हम। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कई बार रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना की थी आपके सोहन सिंह भाकना ने। ठीक है, सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बट कई बार यहाँ पे एक और नाम भी आपको मिलता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये भी याद रखेंगे कि लाला हरदयाल जो थे वो इस पार्टी के इम्पॉर्टेंट लीडर थे, इम्पॉर्टेंट नेता थे। ठीक है, याद रखना है, स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने और प्रमुख मेंबर कौन थे इसके? लाला हरदयाल इसके प्रमुख मेंबर थे। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन थे लॉर्ड कर्जन? ये हमारे देश में 1905 के समय पे जब बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन का मतलब क्या है? पूरे बंगाल को इस समय पे दो भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जैसे आप सुनते हैं आज हमारे पास क्या है, वेस्ट बंगाल। तो उस समय पे क्या किया गया था? बंगाल क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया था, ताकि क्या किया जा सके, बोले हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो कह सकते हैं बड़े बड़े क्रांतिकारी संगठन कह सकते हैं बड़े बड़े जो क्रांतिकारी संगठन उत्पन्न हो रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमारे देश में जो एक चिंगारी भड़क रही थी, उसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और अंग्रेजों के द्वारा क्या कारण बताया जाता था कि बोले एडमिनिस्ट्रेशन करने में, प्रशासन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा क्षेत्र है बोले, इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं बोले, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सो जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस समय जो वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इस लॉर्ड कर्जन की हत्या किसने की थी? बाद में एक क्रांतिकारी थे, आप इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम था मदनलाल ढींगरा। ठीक है, मदनलाल ढींगरा ने किसकी हत्या करी थी? लॉर्ड कर्जन की हत्या करी थी मदनलाल ढींगरा ने। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है? बंगाल के विभाजन से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? HRA कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी और किस वर्ष की थी? ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। सो इसकी स्थापना की गई थी सचिन सन्याल के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सचिन सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी, है ना। यहाँ पे जो 1925 हमने लिखा है वो काकोरी कांड के लिए है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन सन्याल के द्वारा की गई थी, जो कैसा एसोसिएशन था? जो एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना। क्रांतिकारी संगठन था जिसमें जैसे आपने सुना होगा राजेंद्र सिंह, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, जो काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी थे, वो सारे किससे बिलोंग करते थे? HRA से या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो काकोरी कांड था, हमने बोला कि काकोरी कांड जो इंसिडेंट था उसे अंजाम दिया था किसने? जो HRA के क्रांतिकारी थे उन्होंने। और ये काकोरी कांड कहाँ पे हुआ था? यूपी के काकोरी नामक जगह में हुआ था 1925 में। ठीक है, आप काकोरी जगह सिंपल नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है
कि काकोरी कांड किया था। तो काकोरी कांड में हमारे जो फेमस क्रांतिकारी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, जो ट्रेन थी उसे लूट लिया गया था। तो इस इंसिडेंट को क्या नाम दिया जाता है, काकोरी कांड इंसिडेंट, जो कि किस वर्ष हुआ था, 1925 में हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं हमारे आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो आपको यहाँ पे डेट याद रखना है, डेट याद रखना है कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को क्या किया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। फांसी देने का क्या कारण बताया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पे कारण भी याद रखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्रांतिकारी संगठन से बिलोंग करते थे। अभी हमने डिस्कस किया था HRA के बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, जो कि 1924 में बनाया गया था और उसके बाद इनके द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। बट जैसे ही काकोरी कांड इंसिडेंट होता है, उसके जो प्रमुख लीडर्स थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के बाकी सारे जो प्रमुख हमारे क्रांतिकारी थे वो अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो HRA है बाद में इसे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर नया रूप देते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, HSRA। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये। ठीक है, HSRA। और इसकी स्थापना किस वर्ष की जाती है, भगत सिंह के द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में इसकी स्थापना की जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। HRA 1924, HSRA 1928 में स्थापना की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इनके द्वारा कई सारी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख जो कारण बताया गया था इनकी फांसी का, वो ये था कि जो हमने पढ़ा था 1928 में साइमन कमीशन के द्वारा जो साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में। और इसके लिए जो पुलिस ऑफिसर था जिसने इनको आदेश दिया था पुलिस को कि लाठीचार्ज करे, वो पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज था सॉन्डर्स। सो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्या किया था, बाद में इस सॉन्डर्स पुलिस इंचार्ज की हत्या कर दी थी, जो कि ब्रिटिश पुलिस इंचार्ज था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। तो इसके कारण क्या हुआ था, इनके ऊपर मामला चला था और इसी के कारण ये माना जाता है कि इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। ये एक ऑफिशियल रीजन बताया जाता है। ठीक है, सो आप याद रखेंगे, सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर की हत्या का इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जनरल ओ डायर, जो कि जलियांवाला बाग कांड से संबंधित थे, कि हत्या किसने की थी। अभी हमने डिस्कस किया था लॉर्ड कर्जन की हत्या किसने की थी, जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित थे, उधम सिंह ने की थी। इसी तरह आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो जनरल ओ डायर थे, जिनका संबंध किससे था, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल। इसमें क्या हुआ था, अमृतसर जो है ना, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक कह सकते हैं जगह है। इस जगह पे कई सारे हमारे जो लोग थे वो क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। जिनका क्या कारण था इकट्ठे होने का, एक तो वो बैसाखी का त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते थे, बैसाखी का त्यौहार मनाना चाहते थे। और इसके साथ साथ इस समय पे हमारे देश में 1919 में गवर्नमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट चलाया गया था। क्या था वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो रॉलेट एक्ट चलाया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से उनका क्या करना चाहते थे, उसका विद्रोह करना चाहते थे। तो इन दो ऑब्जेक्ट के लिए, एक तो रॉलेट एक्ट का विद्रोह
विद्रोह करने, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाने के लिए, बोलने के लिए, और एक तो वैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे जनरल ओ डायर, ये लेके आते हैं कुछ हथियारबंद सैनिक, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे कह सकते हैं लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि पूरी गोली ख़त्म नहीं हो जाती। और इसमें कई लोग गोली लगने के कारण, कई लोग इधर से उधर भागने के कारण भारतीय कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। सो आपको यहाँ पे ये हत्याकांड तो याद हो गया होगा, इसकी डेट और लोकेशन भी याद हो गई होगी। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताना है कि जनरल ओ डायर थे, है ना, दैट वाज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग हत्याकांड। उनको बाद में किसने हत्या की थी उनकी, तो उनकी हत्या की थी किसने, उधम सिंह ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है मृत्यु, ये हत्या वाले। एक तो ये हुआ था हमारा, और इसके पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लॉर्ड कर्जन की हत्या किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी। ठीक है, शायद बीच में मैंने एक बार उधम सिंह बोल दिया था, सो सॉरी, याद रखेंगे मदन लाल ढींगरा लॉर्ड कर्जन की हत्या से रिलेटेड, और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे उधम सिंह किससे रिलेटेड, जनरल ओ डायर की हत्या से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, ये है किस कानून को काला कानून कहा गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट, है ना। इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, याद रखोगे, इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता था काला कानून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इसे काला कानून कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे इसे लाया कब गया था, 1919 में इसे लाया गया था। रॉलेट एक्ट या काले कानून को 1919 में लाया गया था। और इसके प्रोविज़न क्या हुआ करते थे, इसके प्रावधान क्या हुआ करते थे, तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि यदि किसी भी क्रांतिकारी को कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाता है जो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली हार्मफुल होगी, तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें डायरेक्ट बिना किसी वारंट के देश में बिना किसी वारंट के जेल में डाल दिया जाएगा, और उनके खिलाफ ना ही कोई वकील अपील करके उन्हें छुड़वा सकता है, ठीक है ना, ना ही ऐसी कोई एक्टिविटी की जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए रॉलेट एक्ट के लिए एक नारा भी दिया गया था, या एक पॉइंट भी कहा गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, या लोगों के द्वारा भी इसको बार बार यूज़ किया जाता है रॉलेट एक्ट के लिए, जिसमें क्या कहा गया था, नो अपील, नो वकील, नो दलील, है ना। ये पॉइंट कहाँ पे आता है, याद रखेंगे, नो अपील, नो वकील और नो दलील। किसके लिए कहा गया था ये पॉइंट, नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये कहा गया था रॉलेट एक्ट के लिए। मतलब जब क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया जाएगा तो उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं लगाया जा सकता, तथा किसी भी प्रकार की दलील वहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट, 1919 में लाया गया था, जिसे क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिशर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक प्रिवेंटिव मर्डर कहा था। प्रिवेंटिव मर्डर बोले निवारक मर्डर जिसको कहा था, वो किसने कहा था, मॉन्टेग्यू ने कहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक प्रिवेंटिव मर्डर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। सो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1915 ईस्वी में, ठीक है, जिसे इन्होंने बाद में क्या किया था, लौटा दिया था। कब, जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने इस उपाधि को क्या किया था, लौटा दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसे दी गई थी, महात्मा गांधी को, और इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद इसे क्या करा था, रिटर्न कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हिस्ट्री का, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी। ये आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी। सो याद रखेंगे 1946 में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसके द्वारा क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जो 1946 में ऑब्वियसली स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है ना। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये इस बात पे डिस्कस करना था कि जो ब्रिटिश पावर है
है ना, ये ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया में उसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाए इंडिया को, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। साथ ही आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जिनके शॉर्ट में नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस एंड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, या शॉर्ट में क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये 3 नाम आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि रिलेटेड थे किससे, कैबिनेट मिशन से, 1946 में आया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश पावर को भारतीयों को कैसे हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, इस बात पे जांच करना, इस बात की जांच करना, ठीक है। सो आई होप आपको कैबिनेट मिशन यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 से ही रिलेटेड कि रॉयल कमीशन जो नेवी थी, रॉयल इंडियन जो नेवी थी, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा कब विद्रोह किया गया था। सो याद रखेंगे 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी थी, रॉयल मतलब ब्रिटिशर्स के लिए काम करने वाली जो नेवी या नौसेना थी, उसके द्वारा 1946 में विद्रोह किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेहरू जी के द्वारा 14 अगस्त 1947 की रात को जो भाषण दिया गया था उसे क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट भाषण था जो गांधी जी के द्वारा 14 अगस्त की रात को, ठीक है, दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या पार्लियामेंट हॉल जो है उसमें, और कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रभावशाली उस समय का भाषण था जो उनके द्वारा दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने शामिल किया है, कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, है ना, भारतीय गवर्नर पूछ रहे हैं कि इसके पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो गवर्नर बनते थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो सी राजगोपाल आचार्य जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना, स्वतंत्रता के समय। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय। उसके बाद भारतीयों को जब ये चार्ज दिया गया तो पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर बने थे, सी राजगोपाल आचार्य पहले भारतीय थे जो क्या बने थे, गवर्नर बने थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पे क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है शुरू किया गया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन किया था, गांधी जी के द्वारा जो बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए थे, है ना, उनमें से एक बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया था, ठीक है ना। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में यह आंदोलन चलाया गया था। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से शुरू हुआ था, मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान। किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने। क्या नारा दिया था, करो या मरो का। और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद इसे शुरू किया गया था। ये 5 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था स्टार्ट, उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, हमारे देश में वायसराय कौन थे या ब्रिटिशर्स का प्रमुख कौन था किस समय पे, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे याद रखना है, लिन लीथगो था, है यहाँ पे लिन लीथगो जो थे वो वायसराय थे इस समय भारत के, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है 1940 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अगस्त प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष लाया गया था, तो यहाँ पे आप पॉइंट याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसका लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, भारतीयों को ये लुभाना चाहते थे या कांग्रेस पार्टी को ये लुभाना चाहते थे। क्या हुआ था, 1939 में जो ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश वायसराय थे उन्होंने भारतीयों की बिना परमिशन के, कांग्रेस पार्टी की बिना परमिशन के क्या कह दिया था कि भारतीय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे, जिसको कि भारतीय ने पूरी तरह से नकार दिया था, मना कर दिया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था,
था, अगस्त प्रस्ताव लेके आया था, जिसमें क्या कहा था कि बोले हम आपको युद्ध के बाद क्या करेंगे, आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, बोले संवैधानिक सभा बनाएंगे, बोले जो संविधान बनाएगी आपके लिए, और बोले भारत को डोमेनियन स्टेटस देंगे बोले, है ना। ये दो बात इन्होंने कही थी और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लेके आया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह 1940 में एक और मूवमेंट यहाँ पे आपको याद रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसका आंसर आप लोग याद रख लो, फिर हम यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कस करते हैं। विनोबा भावे जो थे वो इसके पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके दूसरे सत्याग्रही थे। ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। सो विनोबा भावे पहले थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सो महात्मा गांधी के द्वारा, MK गांधी के द्वारा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसका क्या मतलब हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ऑब्वियसली जैसे कि इसके नाम में मेंशन है, ग्रुप में मिलके सत्याग्रह ना करके क्या करना है, इंडिविजुअल पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करना है। व्यक्तिगत रूप से जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनको नहीं मानना है, उन्हें अस्वीकार करना है। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि SC वर्ग के लोगों को या SC वर्ग के लोगों को हरिजन किसने कहा था पहली बार। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ही इन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी ने ही इन्हें हरिजन कहा था। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी और 1931 में हुआ था। ऑब्वियसली पहले ये समझ लेते हैं कि इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। किस किस के बीच में, ऑब्वियसली महात्मा गांधी और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, है ना, जो वायसराय थे इरविन, इनके बीच में हुआ था, 1931 में हुआ था। और किस बात पे इसमें डिस्कशन किया गया था, इस पे कई सारी बातों पे डिस्कशन हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि गोलमेज जो सम्मेलन चल रहे थे, याद रखेंगे, गोलमेज जो सम्मेलन चल रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में होना था, इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करें, इस बात को मनवाने के लिए गांधी जी के साथ इरविन ने समझौता किया था। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, 1931 में हुआ था। और इसके बाद गांधी जी ने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे भी वापस ले लिया था। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ऑब्वियसली 1931 में जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी उसमें शामिल हुए थे। किस समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद। कंफ्यूजन नहीं होना है, समझौता हुआ, कई सारी बातें हुई, गांधी जी मान गए, और क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि कहाँ पे हो रहा था, लंदन में हो रहा था, ऑब्वियसली उसमें गांधी जी क्या करते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हमने शामिल किया है, सबसे पहले संवैधानिक सभा की मांग किसने की थी कि हमारे देश के लिए कोई सभा होनी चाहिए जो संविधान का गठन करेगी। ठीक है, तो ये मांग हमारे एक सोशलिस्ट लीडर थे MN रॉय, उनके द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की गई थी, 1934 में ये मांग की गई थी। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, MN रॉय के द्वारा 1934 में संवैधानिक सभा की मांग की गई थी। और हमने अभी आपको बताया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब संवैधानिक सभा की मांग को माना गया था, कब कहा गया था कि बोले हम संविधान बनाएंगे, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बोले संवैधानिक सभा की मांग को मानेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने कवर किए मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका पार्ट 1। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि इस तरह के और भी वीडियो हम अपलोड करें। ठीक है ना, तो इस तरह के ज़रूर हम हिस्ट्री से रिलेटेड, मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस और अपलोड करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि इसी तरह से हम
क्वेश्चन भी अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं लाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इसके बारे में हम शॉर्ट में एक एक टॉपिक का भी एक वीडियो बना सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया था। सो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, सो पहले पार्ट में इतना ही रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। थैंक यू सो मच।